मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। योर हिंदी टीचर, क्लास 6 बसंत चैप्टर 2। आज हम एक ऐसे अध्याय का अनुवर्णन करेंगे जिसको लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। उन्होंने अपने जीवनी के बारे में बचपन नाम पाठ से इसको प्रस्तुत किया है, जिसमें हम उनके जीवन में घटी घटनाएं, उनकी पसंद नापसंद हर चीज का आज अध्ययन करेंगे। अभी कृष्णा सोबती के जो बचपन के पाठ को हम पढ़ रहे हैं, उस समय जिस समय वो लिखी थी उस समय और अभी में बहुत फर्क है, क्योंकि अभी हम उनको जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उनकी उम्र में देखने पर वो हमारी दादी या नानी होगी। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या उनको पसंद था, क्या पसंद नहीं था, उनके रहने के तरीके क्या थे और उनके समय में और आज के समय में क्या क्या खान पान में भी परिवर्तन हुआ, उसके बारे में कृष्णा सोबती जी ने बचपन पाठ का एक सुंदर सी कहानी का प्रस्तुत किया है, जिसको आज हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आपको पढ़ने के बाद इस पाठ को समझने में बहुत ही आसानी होगी, जिसको आज हम शब्दार्थ के माध्यम से पढ़ेंगे। आज शब्दार्थ बचपन पाठ का जो शब्दार्थ है, पहला है धारीदार, लकीर वाला। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्रामोफोन, रेडियो। बुरकवाते, छिड़कना। रेस्टोरेंट, होटल। कमतर, कमजोर। टोपा, टोपी। मनसावली, मन की करने वाला। ननिहाल, नाना का घर। मितली, उल्टी। केस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। सयाना, होशियार। सहतूस, एक प्रकार का फल। पुष्ट, हष्ट पुष्ट, पूरी तरह स्वस्थ। ऐनक, चश्मा। कमतर, कमजोर। खुराक, मात्रा। हर, लेस। शताब्दी, 100 साल का समय। शनिचर यानी शनिवार। ये हो गया शब्दार्थ। इसको पढ़ने के बाद हम आज बचपन पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको कृष्णा सोबती ने लिखा है। तो हम पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कृष्णा सोबती जी ने बचपन पाठ में जो लिखा है, उन्होंने पहले में कहा है कि अभी के बच्चे जो ये पाठ पढ़ेंगे तो उस समय उनकी उम्र होगा उनकी दादी या नानी की उम्र का होगा। हाँ, मैं इस दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में बड़ा सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उन्हें ऐसा लग रहा है जो बहुत ही बड़ी हुई है। पिछली शताब्दी मतलब 100 साल, 100 साल का समय। मेरे पहन ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक पहनी, पहले फ्रॉक, फिर निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्तियां। जब इस पाठ को कृष्णा सोबती ने लिखा था तो वो बड़ी हो चुकी थी। तो पहले वो जब छोटी थी तो उनको गहरे रंग और बहुत ही चटकदार और घेर वाले कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनको गहरे रंग पहनना पसंद नहीं हुआ। वो हल्के से हल्का रंग पहनना ज़्यादा पसंद करती और अपने शरीर को ढकने के लिए चूड़ीदार और घेरदार कपड़ों का पहनना उनको पसंद था। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो अपने लेखन में लिखती है कि जब वो बचपन छोटी थी तब उनको वो छोटे छोटे फ्रॉक आज भी याद है। हल्की नीली पीली धारीदार फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कप, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फील।
बहुत ही सुंदर तरीके से फ्रॉक और स्कर्ट को बनाया जाता, जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर भी जेब और रुमाल बालों के इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कृष्णा सोबती अपने लेखन में कहती हैं कि जब वो छोटी थी तब उनके सिर में जो रिबन बांधा जाता था उसमें भी रंग बिरंगे होते थे और रुमाल को रखने के लिए जेब का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला फर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, उनको आज भी याद है कि उनके पास एक लेमन कलर का फ्रॉक था जिसके नीचे पे लेस लगा हुआ था। 2 यूनिक की भी याद है, एक चॉकलेट रंग और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा गे और दूसरे उसके साथ सफेद कोटी। उनको अपने बचपन में पहने हुए हर कलर के रंग के फ्रॉक कपड़े याद थे। मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते, उनकी सख्त मनाही थी। कृष्णा सोबती जी कहते हैं कि जब उनके घर में खुद मोजे धोना पड़ता था और जूते भी साफ करना पड़ता था। उनके घर नौकर रह रहे थे लेकिन उनको उसको धोने में उनको मना किया जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। सब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते या पॉलिश की भी चमक उभरने लगती। रविवार का दिन होता जो उनके नियम था कि जूतों को चमकाना और ब्रश करके उसको पॉलिश करना। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें अब नए जूते मिलते, इसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। कृष्णा सोबती कहते हैं कि उनको आज भी जूतों पर पॉलिश करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बचपन में वो सब काम करती थी। लेकिन आज के युग में परिवर्तन होने के कारण नए नए जूते हो गए जिसको पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगाने से रुई मोजे अंदर, हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। वो बच्चों को बताना चाहती हैं कि बचपन में जो वो जूते पहनती थी तो पहनने के बाद थोड़ी दूर चलने के बाद उनके पैर में छाले पड़ जाते, लेकिन आजकल के युग में ऐसे आरामदेह जूतों का निर्माण हो चुका है जिसको पहनने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जब वो वही जूते पहनते तब वो अपने साथ रुई लेके चलते, जिससे वो उन रुई से अपने पैर को लगा सके। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से नाक में इसकी गंध आने लगती। उनके घर में, कृष्णा सोबती जी कहते हैं, उनके घर में एक नियम था, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, उसको हर शनिवार के दिन दवाई के रूप में सबको पीना पड़ता था। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। उनके घर में एक निशान था, गिलास था, उसमें शीशे के जो गिलास था उसमें एक निशान लगा हुआ था। उसमें वो उसको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल को पीते थे और वो दिन जब आता तो कृष्णा सोबती को मितली मतलब उल्टी आने लगती। मुझे आज भी लगता है अगर हम ना पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाली नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। पहले ज़माने के लोगों को सोचना था कि अगर कैस्टर या ऑलिव ऑयल पिया जाए तो सेहत अच्छी रहती है, लेकिन मेरी धारणा ये है कि अगर उस समय नहीं पीते तो अब नहीं पीते तो भी सेहत में कोई फर्क परिवर्तन नहीं होता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। कृष्णा सोबती जी बच्चों को बताना चाहती हैं कि उनके समय में और आज के समय में कितना परिवर्तन हो गया हर क्षेत्र को लेकर। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामाफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थी। ग्रामाफोन जिसमें कैसेट लगाकर चलाया जाता था, और आज के युग में क्या हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, फोन हो गया। पहले जमाने में रेडियो टेलीविजन कुछ नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। कृष्णा सोबती जी कहते हैं कि बचपन में वो कुल्फी खाती थी गर्मी के मौसम, लेकिन आजकल कुल्फी ना खाकर लोग आइसक्रीम खाते हैं। परिवर्तन हुआ कि नहीं।
कचौड़ी समोसा प्रेस्टीज में बदल गए। पहले कचौड़ी समोसा हर घर में भी बनता था और मार्केट में भी मिलता था, लेकिन आजकल उसको लोग पसंद ना करके प्रेस्टीज में, पिज्ज़ा में इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। शहतूश और फालसे को खसखस के शरबत को पेस्ट्री में ले लिया। मतलब पहले जो फल होते थे उससे जूस बनाकर लोग पिया करते थे। मौसमी फल जो होते हैं जैसे आम हुआ, शहतूश हुआ, एप्पल हुआ, अंगूर हुआ, सेब हुआ, ये सब। लेकिन आजकल पेप्सी, कोका कोला इसको पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमन डे, विमटो मिलती थी, है ना। कोक को तो लेते नहीं थे और आजकल सब अलग हो गया। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेकर्स और डिविस्को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों में ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की। एक ऐसा रेस्टोरेंट होटल था जहाँ पर पेस्ट्री बहुत ही अच्छा मिलता, चॉकलेट भी मिलता। तो हम भाई बहन मिलकर वहाँ पर जाने के लिए मचलते। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ एक उतराई उतरते और माल पर, है ना। जैसे जिस होटल पर वो जाना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। एक छोटी सी चढ़ाई थी, मैदान था और उतरने के लिए कुछ थोड़ा से रास्ता, और वहाँ पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर जहाँ तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। जैसे वो होटल में एंट्री करते वहाँ पर अनेक प्रकार के चॉकलेट होते। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। सोपती जी कहती हैं कि वो अपने पास अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार के चॉकलेटों का संग्रह करके रखती है ना। और मैं चॉकलेट लेकर बड़े बड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा लेकर खाती। वो कहती कि मैं खड़े कभी भी नहीं खाती, उसको अपने साइन बोर्ड अपने बिस्तर के पास रखती और उसको आराम से खाती। शिमला में काफल की बहुत याद आती। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर भी मुंह में पानी आ जाए। स्टेशन एक और गजब की चीज है। आग पर भून जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। ये एक प्रकार का पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला फल है जिसको आग में भूंजा जाता और भूनने के बाद उसको खाया जाता। चना जोर गरम और अनारदाने का चूरमा। हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, अब भी नजर आती। पुराने कागजों में बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटे हुए, ऊपर से उतनी चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। सोपती जी अपने खाने के बारे में बताती। जब स्कूल जाते तो वहाँ पर चना मिलता जिसको कागज में एक प्रकार से लपेट कर दिया जाता, जिसको आसानी से हाथ में लेकर खा सकते थे। और उस समय गाना भी निकला था तो उसको गाकर बच्चे बहुत उत्सुकता के साथ खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकते, पूरा गिरजा मैदान घूमते, तब वहाँ पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाते एक खासी लय रफ्तार की तरफ। जब वो गिरजाघर जब जाते तो चना को भी खाते और मुंह में पापड़ी भी लेकर खाते। छुटपन में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला में हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता। शिमला में जब वो गए थे तब वो घोड़ों की सवारी की और बहुत मजा की, है ना। तो हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। और ननिहाल के घोड़े खूब पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात कभी फिर कभी। तो वो कहती जब वो अपनी नानी के घर ननिहाल गए थे तब वहाँ पर उन्होंने घोड़ों पर भी सवारी की। वो बहुत हट्टे कट्टे पूरे स्वस्थ थे, है ना। तो वो उनकी बात को छोड़ देते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती, दूर दूर तक उनकी गूंज फैलती। लगता उनके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं।
वो वहाँ पर कृष्णा सोबती जी चर्च में बजने वाले घंटियों को बहुत ही आनंद अनुभव करते और प्रभु यीशु का कुछ संदेश मानते। सामने आकाश का सूर्यास्त हो रहा था, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान का फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुट्ठे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिच पर की रोशनी और माल की दुकानों की चमक ने फिर क्या कहने, स्कैंडल पाइट की भीड़ और उभरता कोलाहल। जैसे जैसे वो घूमने लगे धीरे धीरे शाम होने लगी और वहाँ पर रंग बिरंगी बत्तियां जलने लगी। सर्वर स्कैंडल पाइप के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक दुकान गए थे, वहाँ पर शोरूम था। उस शोरूम के नीचे कालका ट्रेन का एक मॉडल लगा हुआ था। उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाली स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वहाँ पर उन्होंने देखा कालसा ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिस प्रकार कालसा ट्रेन का मॉडल था, वहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे हुए थे, छतरी था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें। ये सब उस चित्र पर अंकित था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। जब कृष्णा सोबती ने अपने लेखन में लिखा कि पिछली शताब्दी में सबसे तेज चलने वाली कालका ट्रेन ही सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, है ना। आज भी बच्चे लोग जब आकाश में हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जब उड़ता है तो सभी अपने घर से बाहर निकलकर देखने लगते। उसी प्रकार कृष्णा सोबती के जीवन में जब वो छोटे थे तो उस समय भी क्या करते, बच्चे लोग घर से बाहर निकलते जब आसमान में वायुयान उड़ता और दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा हो। उन्हें लगता कि एक भारी भरकम जो है पक्षी अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा है। देखो यह गजब, इसकी स्पीड इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के हाथ पर एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूली। उसी मॉडल की दुकान के पास उन्होंने एक और मॉडल वाली दुकान देखी थी जो आज तक कृष्णा सोबती नहीं भूल पाई थी। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। कृष्णा सोबती ने एक अपना बहुत ही अच्छा अनुभव यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक आंखों के डॉक्टर जो थे वो थे अंग्रेज। उस दुकान को वो आज तक नहीं भूल पाई थी। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। देखिए यहाँ पर कृष्णा सोबती जैसे ही उस चश्मा को लगा कर निकली